कि आपने अब तक अपनी मन की आंखों से क्या देखा है सर? नंबर वन, बैलेंस, संतुलन, परिवर्तन और कर्म। चेतन शर्मा सर को लोग जानना चाहते हैं। मैं जब करीब 1 साल की एज थी मेरी, हम्म। तो आंखों में कैंसर हुआ। बताइए सर, तो क्या डेस्टिनी, मतलब क्या आप देखिए क्या चमत्कार। कहें इसको, क्या हाँ, इत्तेफाक जी। कि डॉक्टर पावा की थोड़ी सी सक्रियता ने मुझे जीवन दे दिया। क्या और भाई, आप बच्चा ब्लाइंड तो हो गया, अब देखो आगे की राह। जी 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 जी, जी जी। आगे की राह देखो। तो सर, ये डिबेट और गवर्नमेंट कॉलेज और ये सब करते करते फिर बैंक में कैसे पहुंच गए आप? जी, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। उससे हम्म। इंटरव्यू में वो बहुत उनको आनंद आया वो सुन कहा करके। यहाँ डिबेटिंग और ग्रेजुएशन काम आ गया। काम आ गया। तो तो मेरे जीवन संगनी मिली, और फिर शी स्टार्टेड टू पुश मी कि ये तो मतलब हमको आगे बढ़ना चाहिए। वो मेरे लिए टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे उस बताइए जमाने कितना जबरदस्त, मतलब भाई में। श्रोताओं सुन लो जरा। शादी करना बहुत जरूरी है जॉब के बाद में, अगर आगे तरक्की चाहिए तो। जी, तो वो मेरे जी। लिए, हम्म। उन्होंने बच्चन साहब को बोला कि चेतन शर्मा को फोन लगाइए। और इस सब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के साथ बदलती हुई तकनीक के साथ अपने आप को समायोजित कैसे किया आपने? निश्चित रूप से बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है ये। और जी देखिए, जी। तो आज क्या स्थिति है सर, अब वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये भी अपने आप में रुचिकर और क्योंकि इंटरेस्टिंग। जाना पड़ेगा ना, उस पॉइंट तक भी पहुंचना पड़ेगा हमको। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो है ना, मुद्दतों गुजरी गालिब मर गया, लेकिन याद आता है हर बात पे यूं कहना कि यूं होता तो क्या होता, वो क्या वाली। होता, वाह 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 वाह। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें, संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम मन की आंखों से लेकर के। और आप सब तो जानते ही हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है कि इस कार्यक्रम में हम हमारे ऐसे साथियों को, खासकर दृष्टिबाधित साथियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी योग्यता के आधार पर समाज में एक अलग मुकाम हासिल किया है। और न सिर्फ मुकाम हासिल किया है, बल्कि बहुत लोगों को प्रेरित करने का भी काम किया है। और आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में, जैसे ही ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ, शेड्यूल हुआ, एक ही बात मेरे जहन में आ रही है और वहीं से मैं शुरू करूंगा कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो चलिए, पहेलियां बहुत सारी हो गई। उम्मीद है कि आप लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा होगा, इसीलिए मैं ही बता देता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं चेतन शर्मा सर। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार संदीप भाई, और रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे चेतन सर की जुबानी उनकी ही कहानी कि किस तरह से वो। लेकिन चेतन सर, मैं बाकी की बातें शुरू करूं उससे पहले मेरे मन में जो बात आ रही है वही रखना चाह रहा हूं आपके सामने, कि आपने अब तक अपनी मन की आंखों से क्या देखा है सर? ये अपने आप में संदीप भाई एक चुनौती है कि अब तक जो देखा है, मतलब सालों के सफर को लम्हों में उतारा जाए, वो एक बात है और अपने आप में चुनौती है, बड़ी बात है। लेकिन दो तीन चीजें जीवन के इस पड़ाव पर मैं कहना चाहूंगा कि चाहे आप किसी धर्म विशेष में आस्था रखते हैं या नहीं भी रखते, तो भी एक चीज है कि तीन चीजों के चारों तरफ सब चीजें घूमती हैं। नंबर वन, बैलेंस, संतुलन, परिवर्तन और कर्म। ये ब्रह्मांड के ऐसे नियम हैं जो कि जीवन की यात्रा में अलग अलग मुकाम पे, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और कई बार
हमको ऐसा होता है कि संकल्प के विकल्प प्रदान किए जाते, और अगर हम उस, एक तरह से कही कि आम भाषा का शब्द चूज करूं तो मैं, अगर हम उस विकल्प के झांसे में आ गए तो संकल्प गड़बड़ा जाएगा, अलग स्थिति बन जाएगी। और अगर वो विकल्प को नहीं चुना हमने तो संकल्प के साथ आगे बढ़ना, और फिर ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरा हर कुछ आपके संकल्प के साथ होता है। तो ये वाह। चीजें अभी तक समझ में आई जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सर। हम लोग अंग्रेजी में एक लेसन पढ़ाते हैं, द रेट ट्रैप। उसमें वो चूहेदानी बेचने वाला कहता है ये संसार भी एक चूहेदानी है, जो इस संसार की अनगिनत चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और एक दिन हम उसमें फंसते चले जाते हैं। मतलब अगर बहुत आसान भाषा में अगर आपकी बात को मैं समझूं तो मुझे लगता है कि ये है कि अपने लक्ष्य पर चलते जाना है, बस किसी चीज की तरफ आकर्षित हुए बगैर। बिल्कुल जी, बहुत सही। बहुत बहुत खूब सर। तो अब सर शुरू करते हैं आपका सफर। चेतन शर्मा सर को लोग जानना चाहते हैं कि उनके बचपन की क्या यादें हैं, वो ब्लाइंड कैसे हुए, और आज किस स्थिति में हैं। मैं संदीप भाई, मतलब बहुत ईश्वर ने ऐसी अनोखी और विचित्र चुनौतियों के लिए मुझे चुना, और जी, मैं वो आभार प्रकट करता हूँ, मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि क्या अगर वो वैसी चुनौतियां नहीं होती तो मैं जीवन को समझ ही नहीं पाता कि कैसे होती। मैं जब करीब 1 साल की एज थी मेरी, तो आंखों में कैंसर हुआ। हो। और एक तो वो, ये उस जमाने की बात है, 1969। जी, कैंसर ही उतना प्रचलित नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिकल साइंस का तो कोई नामो निशान भी बहुत ज्यादा नामो नहीं है। निशान नहीं। और जी, आंखों में भी कैंसर संभव है, ये तो किसी ने देखा सुना ही नहीं था। सुना ही नहीं था। हाँ, सोचिए, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना इवन टेलीफोन भी नहीं है। जो जी, अखबारों में से जो कुछ छप गया और वो पहुंचता था। तो कैंसर हुआ। सीतापुर में एक हॉस्पिटल होता था उन दिनों आंखों का, और पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर पावा, जिनके सुपुत्र भी आंखों के डॉक्टर है, अभी अमेरिका में सेटल्ड है। कुछ साल पहले उनसे भी संपर्क हुआ और मैंने उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया अपना। तो जी, डॉक्टर पावा ने मेरा इलाज किया। हम्म, और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी जी, कि डॉक्टर पावा आंखों के डॉक्टर थे, बेसिकली कैंसर के डॉक्टर नहीं थे। अच्छा, तो उनको ये तो समझ में आ गया कि ये बच्चे को आंख में तकलीफ है, देख नहीं सकता, लेकिन बीमारी क्या है उनको भी नहीं पता। और जी, उन्होंने हमको डिस्चार्ज किया कि भाई, मेरी जो नॉलेज है उससे बियॉन्ड ये चीज है, तो अब आप किसी और को दिखाइएगा, लेकिन आंखों में ये, मतलब ही विल नॉट बी एबल टू सी फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ये पक्का है। जी, तो ठीक है, हमारे डिस्चार्ज कर दिया। उस दिन हमको ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिला, जो मेरे स्वर्गीय ताऊ जी मुझे लेके गए थे। तो ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं था, तो हम लोग वहीं रुके सीतापुर में। जी, और उसी दिन संयोगवश एक स्विट्जरलैंड से डॉक्टर आए डॉक्टर पाहवा के पास सीतापुर में। उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा केस डिस्कस किया, वो स्विस डॉक्टर से, कि जी, ऐसे ऐसे एक बच्चा है, उसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि क्या तकलीफ है, देख नहीं पाएगा, इतना तो जो डैमेज हुआ है मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ। तो वो स्विस डॉक्टर ने ये बोला कि भाई, ये मुझे प्रोबेबली ये केस कैंसर का लगता है, आप अगर उस बच्चे को बुलवा सकते हैं तो आई वांट टू एग्जामिन हिम। तो बोले, वो तो उन्होंने तो डिस्चार्ज कर दिया उनको, तो हमने। तो डॉक्टर पावा ने एक्स्ट्रा पेन लिया कि ठीक है, एक बार मैं पता करवाता हूँ। और उन्होंने उनको दौड़ाया कि भाई, ये कहाँ लोकल एड्रेस है, ठहरे हुए हैं, एक बार पता कीजिए। वो समय ही एकदम अलग था। तो पता किया, हम लोग धर्मशाला में थे, तो कहा कि भाई आप कल हॉस्पिटल आइए। हॉस्पिटल गए, और फिर वो स्विस डॉक्टर ने देख के ये आइडेंटिफाई किया कि ये कैंसर है, अगर सर्जरी नहीं हुई तो इट विल स्प्रेड टू हिज ब्रेन, और वो सरवाइव 1-2 साल से ज्यादा नहीं कर पाए। बताइए सर, क्या डेस्टिनी, मतलब क्या आप देखिए क्या चमत्कार। कहें इसको, क्या इत्तेफाक। जी, हाँ, कि डॉक्टर पावा की थोड़ी सी सक्रियता ने मुझे जीवन दे दिया,
इससे बड़ी जी बात क्या हो सकती है? तो मैं यही सबको बोलता हूँ कि थोड़ा सा बियॉन्ड द कॉल ऑफ आवर ड्यूटी अगर हम जाए और चीजों को देखें, तो पता नहीं किस आदमी का किस सीमा तक हम भला कर सकते हैं, इसका हमें खुद अंदाजा नहीं है। तो हमको ऐसा कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम्म। ऐसे बाध्यता मेरे को हुई और इस तरह से ये जीवन में एक परिवर्तन आया। जी। तो सर मतलब उसके बाद में फिर चलिए ऑपरेशन भी हो गया, इलाज हो गया, फिर उसके बाद आगे फिर एजुकेशन और वो सब कैसे पॉसिबल हुआ? और वो एक कि आपने बताया कोटा में अंता में आप लोग थे, फिर वहां से जयपुर कैसे शिफ्ट हुए, कब हुए वो? हाँ, मेरे पिताजी, हम्म। मतलब ये एक कोइंसिडेंस है, इसमें कोई वो नहीं था। मेरे पिताजी जी यूको बैंक में जी। प्रबंधक के पोस्ट पे थे, तो उस समय रूरल उनको प्रमोशन में पूरा करना था, तो अंता थे। उसके ओके बाद उनका जयपुर ट्रांसफर हो गया ओके और हम ओके लोग ओके। वहां से अंता बिल्कुल। से फिर जयपुर आ गए। तो इस जयपुर ही तरह रहे। फिर वो जयपुर का और हमारा संबंध क्या जुड़ा। बात, क्या बात है, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हाँ, आगे की कहानी क्या है? जी जी जी, वो इसमें भूमिका, देखिए, मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका है, मैं उसको उजागर करना चाह रहा हूँ आगे जी। की कहानी के माध्यम से। हम्म। कि हमारे उन दिनों हम कोटा जिले में ही आता था अंता, जी जी अंता में हम लोग रहा करते थे। जी और जो राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय अजमेर में, जी वहाँ 10वीं क्लास में 8 विद्यार्थी अपीयर हुए थे और उनमें से 6 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। जी। ये न्यूज 1975 में छपी अखबार में। अच्छा, हाँ जी। क्या और बात है। वो अखबार हमारे पिताजी को किसी ने ला के दिया कि देखिए साहब, दिया ये ऐसे स्कूल है कि हाँ और भाई, आप बच्चा ब्लाइंड तो हो गया, अब देखो आगे की राह। जी 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 जी, जी जी आगे की राह देखो। तो जी। अगर वो मीडिया में न्यूज नहीं छपती, या वो लोग हमारे जो सीनियर्स है वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, तो हम्म शायद हमें भी उस चीज की जानकारी पता नहीं होती, कब होती, कैसे होता, मैं नहीं कह सकता। लेकिन उस चीज की एक भूमिका थी, उसका एक रोल था। हम्म और फिर हम्म, पता करके हमारे पेरेंट्स ने अजमेर में जो विशेष विद्यालय है आदर्श जी नगर में, वहाँ जी एडमिशन कराया। और जी वहां से शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी। जी और ईश्वर कृपा रही, आप लोगों की दुआएं रही कि जी जब 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया, जी। तो पूरे राज्य में उन दिनों ये CWSN वाली कोई अवधारणा नहीं होती थी। और हाँ, अलग हाँ अलग हाँ कुछ नहीं था। जी जी हाँ हाँ, जी चीजें अलग ढंग से होती थी। जी। तो पूरे राज्य में 90वां रैंक मेरा मेरिट वाह वाह, बहुत खूब होता था। बहुत खूब बहुत जी खूब। जी जी जी। तो इस तरह से, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से जी। ग्रेजुएशन किया। हम्म। वहाँ सामान्य ज्ञान और डिबेट वगैरह की प्रतियोगिताओं में भी खूब भाग लिया। जी। और कई बार ऐसा हुआ कि पुरस्कार भी प्राप्त किए। और हम्म, एक जो चीज वहां से मेरे गले उतरी और समझ में, जी। कि कोई भी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में, साइटेड के साथ साइट जिन लोगों को दिखाई देता है, उनके हम्म। साथ पार्टिसिपेट करके जीतने का आनंद ही कुछ और होता मजा ही कुछ और है। जी 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 जी, वाह है। वाह तो वाह ये वाह वाह। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर की देन थी मुझे। जी। और डॉक्टर लता शर्मा हमारी अंग्रेजी की हम पढ़ाया करती थी। एंड हम्म। शी वॉज वेरी काइंड टू मी पर्सनली, मेरे पे बहुत स्नेह रखती थी। और बहुत एक स्वर्णिम यादें उनके स्नेह और आशीर्वाद की उस कॉलेज जीवन से जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपकी बातों से भी लग रहा है कि अजमेर की यादें हैं अभी भी बसी हुई हैं आपके जहन में। जी। जी बहुत। तो सर सब्जेक्ट क्या रहे ग्रेजुएशन में आपके? मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, हम्म हिंदी पढ़ा, हम्म साहित्य हम्म। और संस्कृत पढ़ा। तो अच्छा। दो साहित्य, और जिनको हिंदी और संस्कृत दोनों ये कॉम्बिनेशन थोड़ा कम होता था, तो थोड़ा आसानी से नहीं हो पाया, लेकिन एट लास्ट हो गया। तो ये विषय हुआ करते थे। तो सर ये डिबेट और गवर्नमेंट कॉलेज और ये सब करते करते फिर बैंक में कैसे पहुंच गए आप? जी, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। देखिए, क्या होता है कि वो समय ऐसा था कि चेतना, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी।
जिसने जैसा कहा, जैसा समझाया, बताया, दो लोग जिधर चले उधर हमने भी सोचा, ऐसा कुछ करके चीजें होती थी। तो ये पता लगा कि भाई दृष्टिबाधित भी बैंक में जॉब पाने लगे हैं, करने लगे हैं। और प्रश्न ये था कि किसी भी तरह से ट्रेन में बैठा जाए, ट्रेन पकड़ी जाए रादर। अब खड़े होके सीट मिलती है, बैठते हैं, सेकंड क्लास में है, स्लीपर में है कि एसी थर्ड में, सेकंड फर्स्ट, वो बाद में ट्रेन देखेंगे। पकड़नी है। हाँ, पहले पहले ट्रेन पकड़नी है और ये जो बेरोजगारी की समस्या है इसको समाधान करना है। और उन दिनों पद्मश्री जेएल कौल साहब ने अपना जो ये स्टेनोग्राफी का कोर्स है उनको उसे जी। लॉन्च किए हुए कुछ दिन हुए थे। तो वहाँ एडमिशन का अवसर मिला और उनकी कृपा रही मेरे पे कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके यहाँ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो जी। वहाँ ट्रेनिंग की और बैंक में एज हिंदी स्टेनोटाइपिस्ट मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये इट यूज्ड टू फैसिनेट मी कि यार एक बैंक में दृष्टिबात, आज तो शायद वो कहना चाहिए कि उतनी बड़ी बात नहीं प्रतीत होती जी। लेकिन उन दिनों प्रतीत हुआ कर। बिल्कुल तो निश्चित रूप से सर। हाँ, तो बैंक में जाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और वहां जाके ऐसा लगा कि जैसे अपने सपनों की मंजिल मिली। दुनिया ही बदल गई हो। अब दुनिया ही बदल गई। जी। ये कौन से सन की बात रही होगी आपको जो बैंक में जॉब मिली? ये 25 जुलाई 1991। अच्छा, 1991। जी जी जी। और जीवन में वातानुकूलन क्या होता है, एयर कंडीशनिंग क्या होती है, इसका अनुभव मुझे पहली बार वहीं बैंक में जाके हुआ। तो सर वो दौर कैसा था? मतलब आज तो टेक्नोलॉजी के भी इतने साधन है, लोग इतने सारे बैंक में जा रहे हैं, अवेयरनेस भी है, बैंकिंग सिस्टम को भी अवेयरनेस है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल एक नया नया मामला था। मतलब शॉर्ट हैंड और ये सब करके आप बैंक में पहुंच गए थे। तो आज भी जब लोगों से पूछा जाता है यार तुम यहाँ क्या करोगे, तो तब तो पता नहीं क्या कुछ रहा होगा। कैसे फिर हैंडल किया ये सारी चीजें आपने? जी जी जी। एक तो मेरा सौभाग्य संदीप भाई ये रहा, ईश्वर कृपा ऐसी रही कि इंटरव्यू स्किल्स ईश्वर कृपा से शुरू से अच्छे रहे, बातचीत करने में और अपने आप को प्रस्तुत कर पाने की क्षमता ईश्वर ने दी। तो इंटरव्यू में हमको स्वर्गीय पीके मेहरा जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एचआर डिपार्टमेंट में होते थे, उन्होंने इंटरव्यू किया था मुझे। अच्छा। और उस समय ओरिएंटल बैंक ऑफ अर्स्टवाइल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो अभी पीएनबी में मर्ज हो गया, उसमें पीके मेहरा साहब का बहुत बड़ा नाम। अच्छा। तो हुआ क्या कि उन्होंने इंटरव्यू किया और उन दिनों जनरल पिनोशे का तख्ता पलट हुआ था चिली में। और डॉक्टर स्वर्गीय पीके मेहरा और मेरे इंटरेस्ट इस मामले में मिलते थे कि इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस में उनको भी बहुत इंटरेस्ट था और मुझे भी बहुत। तो मेरी और उनकी जो बातचीत 10-15 मिनट की रही, उससे इंटरव्यू में वो बहुत उनको आनंद आया वो सुन करके। यहाँ डिबेटिंग और ग्रेजुएशन काम आ गया। तो इनिशियली क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो स्वर्गीय पीके मेहरा साहब का ये इंस्ट्रक्शन था कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड ही शुड नॉट फेस एनी हर्डल व्हाटसोएवर, उनका पर्सनल वो था। तो ये सौभाग्यवश फिर ऐसा हुआ कि आरंभिक दिन आराम से बीते। टाइपिंग हम किया करते थे, वो जो जिसको लोहा कूटना बोलता, ठक ठक ठक, पुराने कोर्स में आप टाइप करने कोर्स में एंटर करो तो वहां पे आवाज सुनाई देती है, उस कुछ वो उन टाइपिंग मशीन्स पे करते थे। और इसमें यहाँ मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। उनका जब मेरे को 5-6 महीने हो गए और कंफर्मेशन होने को आया तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं जयपुर का, दिल्ली में ज्वाइन किया था मैंने, तो मैंने कहा दिल्ली में मेरा जीवन नहीं बीतना सर, मुझे जयपुर का हूँ, मुझे जयपुर ट्रांसफर चाहिए, तो प्लीज अगर आप मेरा रिक्वेस्ट कंसिडर कर ले तो मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार नॉर्मली तो हम 1.5 साल से पहले करते नहीं, पर तुम ऐसा करना परसों पता कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, बड़े आदमी हैं, उन्होंने कह दिया, ऐसे 2 दिन में थोड़ी ट्रांसफर कोई होता है। लेकिन मजे की बात देखिए कि जब उन्होंने परसों कहा था तो उसके परसों से अगले दिन, मतलब 1 दिन बाद में
हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेटर आ गया। तो ही वाज सो काइंड एंड हेल्पफुल। उन्होंने हमारे बैंक में कम से कम 15-20 लोगों को अपॉइंटमेंट। अच्छा। हाँ जी जी। जी। इस तरह से आरंभिक सफर में ज्वाइनिंग के समय तक तो थोड़ी समस्याएं कम रही। हाँ, उसके बाद तो फिर हर स्टेज पे जो अपने आप को प्रूव करने की समस्या दृष्टिबाधितों के साथ होती है, वो तो खैर ही रही। उस पे अभी चर्चा करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सर, जब जॉब मिली आपको, आपने ट्रेनिंग ली एआईसीबी में, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए, धीरे धीरे प्रमोशन की भी बात दिमाग में आने लगी होगी। फिर ये सब इसमें कैसे आपने अपने आप को मतलब एडजस्ट किया, अडॉप्ट किया? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू शुरू में साल 6 महीना तो जी। मैं ये बैंक की नौकरी पाके ना इतना प्रसन्नचित्त था अरे वाह। कि मैंने वो दिन थे संदीप भाई, जिन दिनों जी 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 जी। वो बैंक में प्रमोशन टेस्ट देने की दृष्टिबाधितों को उसमें भाग लेने तक की अनुमति नहीं होती थी। बताइए। जी, ये स्थिति थी। हम्म। तो चलिए, हम भी आनंद में थे। फिर सौभाग्यवश कहूं कि मेरी जीवन संगिनी मुझे मिली, जी और ये ईश्वर की कृपा है। मैं मतलब आज इस मंच से सत्ता को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वो कृपा इतनी रही कि मेरी योग्यता और क्षमता से ज्यादा, और बहुत ज्यादा जी जी। मुझे जीवन में मिला। मिला। एंड हाँ, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि लोग तो कहते हैं ये दृष्टिबाधित हो गए तो ऐसा बुरा लगता होगा, नहीं है। मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल कि जीवन को जैसे अब मैं समझ पाया हूँ, दृष्टिवान होके मैं नहीं समझ सकता था। तो मेरे जीवन संगिनी मिली, और फिर शी स्टार्टेड टू पुश मी कि ये तो मतलब हमको आगे बढ़ना चाहिए। वो मेरे लिए टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे उस बताइए जमाने कितना जबरदस्त, मतलब भाई श्रोताओं सुन लो जरा, शादी करना बहुत जरूरी है जॉब के बाद में, अगर आगे तरक्की चाहिए तो। जी। तो वो मेरे जी लिए कि जी। प्रमोशन मटेरियल रिकॉर्ड करा करती टेप रिकॉर्डर से, मैं बैंक जाता और वो पीछे से अपना काम करके, वो भी डेस्क डिजाइनिंग में एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है, वो सब छोड़ के, अपना करियर छोड़ के हम्म। आसानी से जॉब मिल सकती थी। बिल्कुल मिल सकती थी जी। हाँ, हम्म लेकिन वो सब छोड़ के वो मेरी हम्म। बुक्स वगैरह रिकॉर्ड करती और मेरे को पुश करती, कितना कोर्स है, कितना एग्जाम में डेट बाकी। मतलब मुझे ऐसा लगता था वो एग्जाम मेरा नहीं, उनका खुद का है। उनका है। जी 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 हाँ, जी जी तो वो जी। सब किया करती। तो उससे फिर संदीप भाई ऐसा रहा कि स्टेनोटाइपिस्ट से ऑफिसर, ऑफिसर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, और वहां से चीफ मैनेजर, ऐसे क्या 4 बात है। प्रमोशन बैंक में हुए। और सारे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद वो चीजें हुई। और इसी दौरान, इन 4 प्रमोशन के दौरान, अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में भी जो भाग, वो जो साइटेड को हराने का जुनून था ना, जुनून था बिल्कुल। बंद आंखों से आंख वालों को चुनौती देने का जो एक। चुनौती देना, जी तो जी वो जी जी। कायम रहा। अनुवाद, डिबेट, एक्सटेम्पोर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह, ये प्रतियोगिता में अगर कम से कम बोलूं तो 30 सर्टिफिकेट तो मेरे पास होंगे। हैं। हाँ क्या हाँ बात जी, है। हाँ जी जी। वाह तो वाह। वो मैंने हासिल किए। और फिर एक जो मकाम मैं सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ऐसा रहा कि 2013 शायद बात रही होगी। जी मेरे एक अंतरंग मित्र है, वो केबीसी में गए थे हॉट सीट पे, उनका जी तक जा पाए। जी। और वो एक जगह प्रश्न देने में अटक गए, आंसर देने अटक में। गए। जी। हाँ, और एक हेल्पलाइन होती थी, फोन ए फ्रेंड, अभी तो इस बिल्कुल। सीजन से बंद हो गई, 17 सीजन से। जी जी अदरवाइज जी। वो बहुत साल थे। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने 3 नाम दिए थे, हम्म मेरा और 2 साइटेड थे। हम्म। उन्होंने बच्चन साहब को बोला कि चेतन शर्मा को फोन लगाइए। क्या अब बात है। अब वाह। अब एक साइटेड आदमी जिसका पैसा स्टेक पे लगा हुआ है, जिसको अगर मैंने गलत बता दिया तो वो उसका नुकसान हो सकता है, एट दैट हम्म। टाइम अगर वो मेरे पे भरोसा कर ले। और यहाँ पर एक बात और हो रही है सर कि जी मतलब एक तालमेल वाली बात भी, कि साइटेड लोगों के साथ ये विश्वास कायम करना कि भाई मैं आपके लिए खड़ा हूँ,
खड़ा हूँ बिल्कुल। और आप अगर मुझे ये अवसर देते हैं तो नुकसान में नहीं रहेंगे, घाटा नहीं होगा, तकलीफ नहीं आएगी। वो जी विश्वास उत्पन्न होना, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। और आप वो उस क्लिप को सुनना कभी, कि उनका क्वेश्चन पूरा हुआ, ऑप्शन वो रीड आउट नहीं किया उससे पहले तो मैंने आंसर आंसर दे दिया। आंसर जी बोल दिया। अजीत चंडीला और अंकित चौहान आईपीएल 2013 में किस टीम की तरफ से खेले थे? ऑप्शन सुनिए। ए हैदराबाद सनराइजर्स, बी राजस्थान रॉयल्स, सी चेन्नई सुपर किंग्स, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। चालीस सेकेंड। बहुत चर्चित बात रही है ये। 30 सेकंड रह गए। लाइफलाइन यूज करो। लाइफलाइन लेंगे? Yes. शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। लाइफलाइन लेंगे एक बार फिर। अरुण मंगल जी, कौन सी लाइफलाइन? आपके पास 3 है जिनमें से केवल 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन अ फ्रेंड 50-50 या पावर पपलू। मैं फोन ए फ्रेंड यूज करना चाहूँ। फोन अ फ्रेंड, ओके। अरुण मंगल जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम हमें बताया जाए। पंकज गौर है वाराणसी से, चेतन शर्मा है जयपुर से और हनीफ मोहम्मद है सरवर से। किन से बात करना चाहेंगे आप? चेतन शर्मा, जयपुर। चेतन शर्मा को जयपुर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये आपके मित्र हैं सब? हाँ, ये हमारे बैंक के प्रादेशिक कार्यालय जयपुर में कार्यरत है। आपके साथी हैं? बैंक के, हाँ, हमारे साथी हैं। हेलो। चेतन शर्मा जी बोल रहे हैं? जी सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। बच्चन साहब, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार। जी। चेतन जी, अरुण मंगल जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। बहुत बहुत बधाइयाँ उन्हें। जी सुन रहे हैं वो आपकी आवाज। अच्छा। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे वो उत्तर मांग रहे हैं। जी जी जी। उनकी मदद कीजिए कृपा करके। सर। तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, जी जी। और आपको बताना है सही क्या है। अवश्य। 45 सेकंड के अंदर बताना पड़ेगा आपको। जरूर जरूर कोशिश करता हूँ। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर। ओके, अगली आवाज अरुण मंगल जी की। अरुण जी आपका समय शुरू होता है अब। जी। हाँ, चेतन जी, श्री संत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान हाँ। IPL 6 में किस टीम की तरफ से खेले थे? राजस्थान रॉयल्स। हैदराबाद सनराइजर्स, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स। कंफर्म? कंफर्म कंफर्म। ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। बी को लॉक करें। बी राजस्थान रॉयल्स कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। आपके ही स्टेट से है। चलिए, ठीक ही होगा आपका उत्तर, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। जी वो बहुत एक स्वर्णिम मकाम ऐसा फील होता है जब बैंक के करियर को याद करता हूँ कि मतलब ऐसा बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हमें खुद बहुत तो कम, विश्वास बहुत है, कम। लेकिन दूसरा विश्वास करे, वो मजेदारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उस विश्वास पर खरे उतरना, ये और भी बड़ी बात। जी 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 जी, ईश्वर कृपा है, आप लोगों की दुआ है। जी। तो फिर सर, ये जो प्रमोशन आपने लिए, ये पहली बार में ही सब हो गए थे? नहीं, जो पहला प्रमोशन था ना जी। वो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अनुमति ही नहीं थी। बिल्कुल। ये होता था कि आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो हम बैठने की अनुमति नहीं देंगे। उसको संघर्ष करने में और उसकी अनुमति मिलने में समय लगा, और एग्जाम से 1 दिन पहले पता लगा था कल आप उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज माय फेलियर, मैं नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा। लेकिन अगले बार का मुझे तय हो गया था कि हाँ, अब हमको अनुमति रहेगी, तो अब नहीं आ रहे। उसके बाद से फिर बिल्कुल कोई भी फेलियर नहीं रहा। 4 प्रमोशन और 4 एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने का बस एक ही अवसर में कर पाया, ऐसा रहा। बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त। आज सर लोग जो बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं,
आज भी वो ये शिकायत करते हैं कि हमें मतलब जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए या कंप्यूटर चाहिए या हम अच्छे से काम कर सके, उसके लिए हमें पर्याप्त वातावरण नहीं मिलता है। क्योंकि आप इस सिस्टम में रहे हैं, इतने लंबे समय तक रहे हैं और हर तरह का उतार चढ़ाव आपने देखा है, तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है अपने श्रोताओं के लिए कि समय समय पर आपने आपकी आवश्यकताओं के बारे में बैंक को कैसे समझाया, या फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, और या फिर जब आपने अपनी डिमांड रखी तो क्या वो आसानी से पूरी होती चली गई, या फिर उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़े। और इस सब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के साथ बदलती हुई तकनीक के साथ अपने आप को समायोजित कैसे किया आपने। निश्चित रूप से बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है ये। और जी। चुनौती और जो अपने आप को साबित करने की चुनौती तो हर कदम पे आई। जी। स्वीकार्यता होती थी कि ठीक है ये, लेकिन जिम्मेदारी देने से जी। बचते थे बचते कि थे। नहीं कोई समस्या ना हो जाए। हम्म, फिर हम्म, जब कंप्यूटरीकरण होने लगा बैंकों में, तो मैंने ये रखा कि भाई हमको भी कंप्यूटर सीखना है और हम काम करना चाहते। तो उन दिनों साइटेड लोगों के लिए भी कंप्यूटर पे काम करना एक चुनौती हो। बिल्कुल। तो एक स्वाभाविक मतलब डिस्करेजमेंट और उस तरह की चीजें रहती थी। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब हमारे यहाँ पहला कंप्यूटर लगा बैंक में, हमारे ऑफिस में, जी। तो उसमें ऐसा था कि पूरा वो कमरा एयर कंडीशन था, एक ही कमरे में कंप्यूटर था और सब लोग जी। चप्पल जूते उतार के अंदर जाया करते थे। ये उस कंप्यूटर को इस लाड से रखा जाता था। तो जी। तो मेरे को भी उत्सुकता हुई कि भाई मैं भी देखूं कंप्यूटर है क्या भला। भाई हम किसी से कम नहीं। कम नहीं, बिल्कुल। तो मैंने वो जो हमारे इंचार्ज थे उनको कहा कि भाई मुझे दिखाइए, बताइए कैसे होता है। तो उन्होंने कीबोर्ड बताया कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें बताई। मैंने कहा सर मैं टाइप करके ट्राई करूं। बोला हाँ कीजिए। तो हुआ क्या संदीप भाई कि मैं अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा था, पहली बार टाइपराइटर से कंप्यूटर पे शिफ्ट हुआ था। अच्छा। जी। तो मेरा अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा, तो सी लेटर को शायद मैंने 2-3 बार दबा जी। ठीक। तो उन सज्जन ने कहा कि यार तुमने ये क्या किया है, तो सी 3 बार दबा दिया, अब ये तो कंप्यूटर खराब हो सकता है ऐसे। बताइए, मतलब वो मतलब कुछ भी चलेगा। जी, कैसे चलाने का तरीका मतलब ढूंढा, मतलब कि जी, भाई इसको आदमी को डिमोरलाइज कैसे करना है। कैसे करना है। तो लेकिन वो तय किया कि मैं कुछ भी नहीं जानता सच में कि ये मतलब मॉनिटर ठीक से क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, स्पीकर क्या होता है। स्पीकर तो फिर भी थोड़ा आइडिया था, या रैम क्या होती है, रोम क्या, कुछ नहीं आइडिया था। जी। कितनी रैम चाहिए, कितनी रोम चाहिए, कुछ नहीं। शाम को आके आसपास पता किया कि भाई तुम किसी का कोई कंप्यूटर बेचने वाला जानकार है। एक जना निकला है। मैंने कहा अच्छा। भाई मुझे कंप्यूटर चाहिए। ये कौन से साल की बात रही होगी सर? 1998। 1998। ओके। जी जी। तो मैंने कहा मुझे कंप्यूटर चाहिए। चाहिए जी। तो बोले क्या मतलब कैसा चाहिए। मैंने कहा मैं वो नहीं समझता हूँ, पर मुझे चाहिए बस, कंप्यूटर जो भी चाहिए। आया दे दो तुम तो। हाँ, तुम दे दो। तो मुझे अच्छे से याद है 32,000 रुपीज में तो कंप्यूटर उन्होंने भिजवाया। इंटेक्स एक कंपनी होती थी, अभी तो बंद हो चुकी वो। जी जी जी। उसका कंप्यूटर आया और उससे मैंने कहीं औपचारिक रूप से कंप्यूटर नहीं सीखा, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गया, कुछ नहीं। सिर्फ एक मेरा दोस्त गौरव राजियाना अभी दुबई में है, अच्छा। वो आते थे मेरी रीडिंग करने। वो हम साइबर कैफे जाते, इंटरनेट पे सर्च करके आते, फिर वापस घर आते, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते कि यार तो कैसे तब तक कैसे। सर ये पता चल गया था आपको कि ब्लाइंड फील्ड में हैं कुछ लोग जो कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहे हैं, या कोई सॉफ्टवेयर है, या ऐसा कुछ पता चला था? हाँ, वो उसका पता ऐसे लगा था कि AICB में एक कोर्स शुरू हुआ था 3 महीने ओके। का ओके। कंप्यूटर 1998-97 के आसपास ही। तो उससे ये तो पता लग गया था, लेकिन अब 3 महीने के लिए बैंक से छुट्टी मिलना और वहां जाना वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो हमको लगा कि ठीक है जयपुर में ही करते हैं। करते हैं बिल्कुल। हाँ,
और वो हम साइबर कैफेज हुआ करते थे जहाँ इंटरनेट की सुविधा होती थी पहले, आजकल तो अब बंद ही हो गए लगभग। तो हर हाथ में साइबर कैफे अब तो। हाँ, जी जी, अब तो हर फोन में साइबर कैफे है। तो वहां जाके सर्च करते, फिर उसको घर पे इम्प्लीमेंट करते, फिर कुछ गलत होता क्योंकि यूट्यूब नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखिए सोचिए। तो फिर वापस साइबर कैफे जाते, फिर उसको सर्च करते, तो वो एक बहुत पेनफुल और स्लो लर्निंग रही, बट वो ऐसे सीखा और कोशिश किया कि अपने आप को इंटीग्रेट करें। तो वो जो सी 3 बार टाइप हुआ ना, आई एम थैंकफुल टू दैट जेंटलमैन कि वो ऐसा नहीं बोलते तो शायद मेरे मन में उतना तीव्र भाव नहीं पैदा होता सीखने का। तो वो ऐसा कुछ हो पाया जी। अच्छा, तो फिर बैंक से सर जब जब जो जो जरूरत पड़ी वो फिर पूरी होती गई आसानी से उसके बाद में? नहीं, सहज नहीं था। सॉफ्टवेयर परचेज का पहले तो कंप्यूटर, ये उनको यही नहीं विश्वास था कि ये कंप्यूटर पे कुछ कर भी अच्छा। उनको लगता था कि जैसे सब लोगों के लग रहे हैं तो ये भी डिमांड कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं। फिर धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ तो सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदने का बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो, और नहीं हो पाई वो चीजें। तो एक समय ऐसा आया कि मुझे चुनना था 2 चीजों में, अच्छा। कि या तो जो अपना फ्री सॉफ्टवेयर है एनवीडीए, उसकी मदद से काम किया जाए, और या फिर एक अंतहीन प्रतीक्षा की जाए कि वो जॉस खरीद के देंगे तो मैं काम करूं। लेकिन वो होने में बैंक का जो अपना समय लगता, वो सब होता, वो करते तब तक नया प्रमोशन आ जाता आपका। नया प्रमोशन हो जाता, तब तक एक लोगों में एक इमेज बन चुकी होती, इमेज बन चुकी होती, और बिल्कुल। उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम्म। मुझे तो लगा कि जैसे भी हो मुझे मतलब कोशिश करनी है कि डिलीवर करें। अब वो जॉस के साथ होता है, खरीदे हुए सॉफ्टवेयर के साथ होता है, या फ्री वाले के साथ होता है, इसकी बहुत ज्यादा चिंता मैंने नहीं की। और उसके लिए थोड़ी सी निंदा और आलोचना भी सही, कि उनका ऐसा मानना था कि भाई जब तक, कुछ साथियों का ऐसा मानना था कि जॉस जब तक नहीं आए तब तक अपने को काम नहीं करना है। नहीं वो, करना चाहिए। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से लेकिन उससे, काम करने वाला व्यक्ति चुप कैसे बैठ सकता है? वो, हाँ हाँ, वो नहीं होता वो। फिर सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि हम ये करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही है। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ 20,000 एम्प्लॉई है, 20,000 एक की भी तनख्वाह एक्स्ट्रा चल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क तो ऐसा जी। तो बैंक में रहने के दौरान सर क्या क्या काम किया आपने? पहले तो इनिशियली तो प्रमोशन हुआ तो बहुत रिलेक्टेंस था, बहुत रिलेक्टेंस था कि को काम देना, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया तो दिक्कत आएगी। वो एक जो प्रेजुडिस होती है, वो सब चीज थी। तो एमएसएमई, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पहले कहते थे, एमएसएमई सेक्शन में सबसे पहले काम मुझे मिला, और जो उसके बाद कुछ सालों तक तो एमएसएमई सेक्शन में ही काम किया। जो ब्रांचेस की उनके टारगेट के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस है या नहीं है, उसको मॉनिटर करना, और कुछ अगर बॉटलनेक्स है तो उनको दूर करना, ऐसी, और टारगेट के अगेंस्ट उनकी क्या अचीवमेंट्स है उस चीज का ख्याल करना, वो प्रोग्रेस को अपने रीजनल हेड के सामने रखना, ये मेरी जिम्मेदारी होती थी, सारे ब्रांचेस से डेटा इकट्ठा करके। लेकिन वो धीरे धीरे फिर कंप्यूटर वाली बात कम्युनिकेट लोगों में माउथ पब्लिसिटी से गई, और उनको ये लगा कि इस साइड इसका उपयोग ज्यादा हो सकता है, तो फिर एचआर सेक्शन में काम किया। और एक हमारा टीसीएस का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर आया था, मार्केटिंग राइट्स थे टीसीएस के पास, एचआरएमएस करके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा। तो वो नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा था बैंक में, और आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि यार अगर इसमें हम एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं तो समय आनंद से आगे बढ़ेगा और मजा आएगा काम करने में। तो रिक्वेस्ट करके अपनी ट्रेनिंग भी उस सॉफ्टवेयर की करवाई, और फिर एचआरएमएस पे, और क्योंकि वो एचआर डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर था तो फिर बाय डिफॉल्ट एचआर डिपार्टमेंट में जाना ही था, एचआर डिपार्टमेंट में रहा, और उस समय मतलब बहुत अच्छा समय निकला। एंड उसके बाद कुछ समय हमारा नोएडा में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट HRDI है, तो
वहां भी पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिला। स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है बेसिकली, तो अच्छा। वहां रहे और उसके बाद वापस जयपुर। हम्म। तो सर कभी ऐसे भी अवसर आए जब मतलब किसी चीज के लिए बहुत बुरी तरह से लड़ना पड़ा हो, या अपने साथियों की कोई बात मनवाने के लिए थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव होना पड़ा हो, ऐसा भी कभी मौका आया? हाँ, पहला ऐसा मौका तो मैंने कहा ना कि जब परमिशन नहीं ऑफिसर मिली? वाला, जी, जी। टेस्ट का परमिशन नहीं थी, तो जी। उस समय एक हमने वो किया कि भाई मिलना चाहिए, या समानता का अधिकार का प्रश्न है, और कौन सक्षम है और कौन नहीं है ये उसकी क्षमताओं के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, बजाय उसके शारीरिक स्थिति के। पहला संघर्ष का पॉइंट या फ्लैश पॉइंट तो वहां पे आया। हम्म। हम्म। फिर क्या हुआ कि स्केल 3 तक, यानी कि सीनियर मैनेजर वाले प्रमोशन है, जी। वो तो आसानी से हो जाते हैं, मतलब आसानी अच्छा। से, अपेक्षाकृत जी। बिल्कुल जी। आसानी जी। से हो जाता है ऐसा नहीं। नहीं है बिल्कुल। लेकिन स्केल 4 एंड अबाउ, चीफ मैनेजर एंड चीफ अबाउ, वो, मैनेजर में। जी। हाँ, वो पार्ट होता है सीनियर मैनेजमेंट। हम्म। वो प्रमोशन आसानी से, क्या कहूँ, बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से होते हैं। मतलब अगर देश भर में हम बात करें तो शायद उंगलियों पर गिन सकते हैं, 5 7 10 लोगों से ज्यादा नहीं नहीं होते, है। नहीं, जी। जो जी। चीफ मैनेजर एंड अबाउ पे दृष्टिबाधित होने के बावजूद पहुंचे। हम्म। तो वो, मतलब थोड़ा जो लोग नहीं जान पा रहे थे और जो लोग उस चीज को नहीं समझते थे, उन लोगों में स्वीकार्यता की समस्या रही और परेशानी रही कि कैसे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सीनियर मैनेजमेंट में तो कैसे, मतलब क्या वो कहते हैं ना कि अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना ही होता है, और वो फिर करना ही पड़ा। तो वहां ज्यादा चुनौती आई। बाकी बीच का सफर उतना अपेक्षाकृत आसानी से निकल पाया। जी। तो आज क्या स्थिति है सर? अब वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये भी अपने आप में रुचिकर और क्योंकि इंटरेस्टिंग। जाना पड़ेगा ना, उस पॉइंट तक भी पहुंचना पड़ेगा हमको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं जब 2014-15 की बात है, जी। तब संदीप भाई एक प्रश्न ने मुझे सताना शुरू किया हम्म। कि यार, एजुकेशन, जन्म लिया, एजुकेशन पाओ, फिर कमाने लगो, शादी हो जाए, फिर अपने जीवन भर जो पैसा कमाया वो अगली हम्म। पीढ़ी के लिए छोड़ के इस हम्म। दुनिया से चले जाओ। हम्म। ठीक, ये जो फॉर्मूला लाइफ है ना, हम्म। ये इतने सिंपल फॉर्मूले के लिए हमको ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, वाहिगुरु, वट एवर, या आप एथिस्ट हैं तो प्रकृति, वट एवर, जो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हम्म। तो उन्होंने इतने सिंपल उद्देश्य के लिए हमको बनाया होगा, ऐसा नहीं हो, ऐसा मुझे लगता था। हम्म। तो क्या हो फिर, तो कुछ ऐसा करके जाए हम्म। दैट लास्ट। अभी एक उनका स्पीच सुन रहा था मैं, बहुत पुरानी बात है, फाउंडर हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, संजय अग्रवाल साहब, वो कह रहे जी। हैं जी। कि जी। जीवन में ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहिए, हर आदमी को प्रयास करना चाहिए हम्म। जो उसके जीवन के बियॉन्ड लास्ट करे, हम्म। वो जीवन के बाद भी चले चीजें। जी। तो ऐसा क्या? तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा संस्थान खड़ा करके जाते हैं जो हमारे बाद भी चले। कितना चलता है वो आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी, लेकिन हम्म। एटलीस्ट उनको एक फाउंडेशन और एक नींव पे खड़ी, अच्छी नींव पे खड़ी एक इमारत हम जरूर देके जा सकते हैं। अब उसको विस्तार करते हैं या नहीं कर पाते, वो एक अलग प्रश्न हो सकता है, लेकिन हम अपने कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से कर पाए। तो मैंने जब 9 साल बाद 2028 में रेगुलर रिटायरमेंट होता, हम्म। 2019 में बैंक को लिख के दिया कि भाई मैं अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता हूँ, तो कृपया, मेरे 28 साल हो गए थे, 33 साल का 5 साल का बेनिफिट मिलके पेंशन मुझे पूरा मिलना था। जी। तो मैंने कहा कि भाई मुझे सेवानिवृत्ति दी है, वहां से सेवानिवृत्ति हुई, और कुछ समय कुछ और स्थानों पे अनुभव प्राप्त करके फिर मैंने
2020 में 25 सितंबर 2020 को उद्भव विजन फाउंडेशन की स्थापना की। एक पुराना कंप्यूटर, एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय और 1 लाख रुपए की कैपिटल, ये मेरा सरमाया था उस समय शुरू करने का। और आप लोगों की दुआओं से, सहयोग से 5 साल इसको पूरे हो गए। देश भर के राजस्थान और विशेषकर नेबरिंग स्टेट्स के कुछ साथियों तक हम लोग पहुंचने में सफल रहे और उम्मीद करते हैं कि इसको फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और इस यात्रा में और इस लक्ष्य प्राप्ति में सभी श्रोताओं का, आपका और समाज के हर वर्ग का सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी आशा। निश्चित रूप से सर, क्यों नहीं। लेकिन जी। सर लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, 9 साल पहले वीआरएस ले लेना, वो भी एक तरह से उस पोजीशन में जा करके जहां पे तो आपको केवल कमांड देनी थी, ऑर्डर्स ही पास करने थे ज्यादातर। जी हाँ, ये वो बड़ा मतलब आसान तो नहीं रहा होगा सर। बहुत कठिन कि 15 लाख रुपए का इनकम हो साल का, जो आज की आराम से 24-25 लाख का होता आज के डेट में, बल्कि ज्यादा ही होता है जी। हाँ, शोफर ड्रिवन गाड़ी थी, ड्राइवर चलाते थे गाड़ी को जी। होम पोस्टिंग थी, अपना स्वयं का मकान था। तो क्यों कोई चाहेगा कि ऐसा हो कि वो बैंक को छोड़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वहां पे संदीप भाई सुबह 9:50-55 मैक्सिमम 10 बजे पहुंचिए और शाम को आने का कोई समय नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो हमारी लाइफ के बियॉन्ड लास्ट करे, एग्जिस्ट करे, तो मैं अगर 60 साल की एज तक बैंक में जॉब किया, वो प्रेशर्स और वो टेंशन्स और वो इतना टाइम लॉन्ग सिटिंग और वो सब किया, तो हेल्थ इस लायक नहीं बचेगी कि मैं वो अपने जीवन का मकसद पूरा कर पाऊं। और फिर उन्हीं दिनों में एक ऑस्ट्रेलियन नर्स है, उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी किताब है 5 रिग्रेट्स ऑफ माई लाइफ। अच्छा, वो मैंने पढ़ने का अवसर हुआ। तो उन्होंने ये लिखा कि आईसीयू में उनकी ड्यूटी होती थी और जो पेशेंट से वो पूछती थी कि व्हाट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, पेशेंट से, तो ज्यादातर पेशेंट ये कहते थे कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती। तो मुझे लगा यार कि आई डोंट वांट दैट रिग्रेट एट द एंड ऑफ माय लाइफ, मेरे को ये नहीं चाहिए। और एक जीवन का लक्ष्य बनाया मैंने कि क्या होना चाहिए। हर आदमी अलग अलग ढंग से परिभाषित कर सकता है, लेकिन मैंने जीवन का एक लक्ष्य सोचा कि यार जिस समय साइन ऑफ करने का टाइम आए उस समय भय नहीं रहे हृदय में, ऐसा कुछ हो जाए जीवन। तो वो सब की प्राप्ति के लिए ये जरूरी था कि मैं उस बैंक के उसको कारोबार को छोड़ के और जो मुझे आनंद मिलता है, जिस काम में मुझे आई एम पैशनेट अबाउट दैट, वो मुझे मिले। और एक और चीज समझ में आई कि वो संस्कृत में कहते हैं कि दानो भोगो नाशस्ति त्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति यो न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। जी, धन की 3 ही गति हो सकती है जी, कि या तो आदमी उसका दान करे या उपभोग करे, और अगर 2 गति नहीं की तो तीसरी गति नाश की। तो मुझे लगा यार अपने धन को जो है ना नाश होने से बचाना है। और संदीप भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपया छोड़ के जाएं, 1 छोड़ के जाएं, 100 छोड़ के जाएं, अगर वो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्या धन संचय, बिल्कुल वही मैं कहने वाला था। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रियलाइजेशन हुआ और फिर उद्भव विजन फाउंडेशन शुरू कर। मतलब बेसिकली जहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सर, आपने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया, वो बात कहीं ना कहीं मतलब ठीक है। लेकिन ये शौक, लेकिन पब्लिक सोच रही है सर कि ये शौक कब जागा। बहुत पुराने समय से, लगभग 21 साल पुराने, आदरणीय पद्मश्री जेएल कौल साहब को हम देखते थे। देखिए मेरी जो पूरा जीवन है, आज मैं जो भी आर्थिक और सामाजिक रूप से जो भी कर पा रहा हूँ, वो पद्मश्री या 2 ही आदमियों को क्रेडिट जाता है।
पहला पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर पाहवा को, जिन्होंने मेरे जीवन की रक्षा करी, जी, और दूसरा पद्मश्री जे.एल. कौल साहब। बेसिकली पद्मश्रीयों के आसपास ही हैं आप। जी, जी, जी। जी, जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनके प्रयास से हम सैकड़ों लोग का परिवार पल रहा है आज। उनको एक मुकाम छोटा मोटा जैसा भी है हमको जी, मिल पाया। तो अगर उनसे 1% उनके तो खैर हम चरणों की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उसका अगर 1% भी हम कर पाए तो ये जीवन साकार हो जाए। कुछ वाह, प्रयोग हुए जीवन में, कुछ गलतियां हुई, कुछ जोश में होश खोया, सब कुछ हुआ, और बाद में एक लक्ष्य और एक उसकी तरफ आके ईश्वर ने लगाया कि अब जो जीना मरना है वो इसी फाउंडेशन के लिए और इसी कॉज के लिए काम। बेसिकली सर 2-3 बातें समझ में आ रही हैं। एक तो आपको पढ़ने का भी बड़ा शौक है, इसीलिए की बातों में कई उद्धरण नजर आ रहे हैं। और आमतौर पर हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस, वीआरएस ना। जी। तो आपने वीआरएस का आर हटा करके वॉलेंट्री सर्विस शुरू कर दी। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। तभी सर लगता है उद्भव बनाने में काफी देर हो गई। बहुत देर हो बहुत देर हो गई। मतलब लोग तो कई बार ऐसा, जो साथी वॉलेंटरी रिटायरमेंट या सर्विस को लेते हैं, उनके मन में कई बार ये पछतावा होता है कि उन्होंने क्यों ले लिया, गलत ले लिया। मेरे मन में इस बात का पछतावा है कि मुझे कुछ साल पहले ले लेना चाहिए। वाह, क्या बात है। क्योंकि मतलब अब जैसे डे बाय डे ये फीलिंग आ रही है कि आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि कोई भी अमृत पान करके तो हम में से कोई भी पैदा नहीं। कोई भी नहीं। हाँ, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई एम ए कैंसर सर्वाइवर फॉर मोर देन 55 years। तो अच्छा, वो जी, हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल, चिंता बिल्कुल, लगती बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो चिंता लगती है कि कहीं देर तो नहीं हो गई, लेकिन ठीक है। अब बेसिकली आंखों का कैंसर भी धातु कैंसर ही। जी 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 जी। तो वो चिंता रहती है, तो मुझे लगता है कि कुछ शायद जल्दी शुरू करते तो और अच्छा रहता, पर ठीक है। अगर इस ढंग से सोचे तो लाइफ इज फुल ऑफ रिग्रेट्स, कि वो है ना, मुद्दतों गुजरी गालिब मर गया, लेकिन याद आता है हर बात पे यूं कहना कि यूं होता तो क्या होता। वो क्या होता, वाह 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 वाह। अच्छा सर, ये बताइए कि ये इंटरव्यू 2025 में हो रहा है। जी जी 25 जुलाई 1991 को आपकी ज्वाइनिंग हुई जी और 25 सितंबर को आपने उद्भव की स्थापना की। तो ये जी। 25 का क्या मामला है? इसमें भी कुछ राज है? नहीं नहीं, ये मात्र संयोग का है। तो एक हालांकि संयोग मैं समझा जाए। जी जी, हालांकि मैं ये बता दूं कि मैं न्यूमरोलॉजी का मतलब मानने वाले इसे ये अंधविश्वास 25 मान सकते सितंबर और 25 जुलाई कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। 25-25 तो मुझे लगा कि जी पता नहीं जी। आपने लकी समझा हो इसको, डेट्स को। और मतलब मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत मेरा विश्वास है, और चीजों को मैं एक बार बताऊं कि आपको, एक मेरा फेलियर है जो 2020-21 के आसपास का। हम्म, तो वहां पे वो जो मुझे सीरियल नंबर मिला था, हम्म, वो देख के ही आई वाज, मतलब आप नेगेटिव बोल सकते हो इस चीज को, लेकिन हम्म। सीरियल नंबर देखते ही मुझे एहसास हो गया था कि ये काम मेरा नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो है, मेरा इंटरेस्ट है, और वो सपोर्ट भी। जैसे मेरा फोन नंबर है वो भी 111 से खत्म होता है, मेरा अकाउंट भी। वो कुछ उस तरह के संयोग लाइफ में होते गए कि जो होते मुझे होते। पसंद है वो चीजें मिलती गई होती। जी जी जी, बिल्कुल। तो सर जब आपने शुरू किया ये एनजीओ, तो कोविड चल रहा था उस दौरान। जी तो फिर कोविड में एनजीओ के लिए आपने थोड़ा मतलब मन में नहीं आया कि थोड़ा इंतजार करूं, या फिर कौन सी चीज थी जिसने कहा कि नहीं यार करना तो बस अभी करना है, फिर यही समय सही समय है? हाँ, तो उस समय ये बात तो सही है, कोविड ने हमारी प्रायोरिटीज और जो फंडिंग एजेंसीज जिनका मुझे अश्योरेंस था कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, उन सब की प्राथमिकताएं एकदम से बदल गई। सब कोविड विक्टिम्स को सपोर्ट करते, बाकी सारे कॉज रह गए एक तरफ।
तो बहुत समस्या हुई और उसने मेरे धैर्य को और उसको पूरा टेस्ट कर लिया अच्छे से, अच्छे से जी। कन्विक्शन को कि हम ये सोचते क्या थे बेटा कि डगमगाता है कि नहीं डगमगाता है? जी जी, वो टेस्ट हो गया अच्छे से। तो मतलब वो कह सकते हो कि मुंडाते ही ओले पड़े, वो कुछ ऐसा हिसाब हो गया और बहुत तकलीफ हुई उसके कारण। लेकिन अभी आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर हैं डॉक्टर विनेश कथुरिया साहब, आदरणीय महेश्वरी साहब जयपुर में, और कुछ मेरे अंतरंग मित्र, उनका आशीर्वाद और सहयोग और संबल ऐसा रहा कि उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग देखेंगे आप। तो मैं तो मजाक में बोलता हूँ, मैंने कहा मैं तो आप लोगों का मजदूर हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं काम करता हूँ। तो वो बना रहा, लेकिन इंस्टीट्यूशन लेवल पे बहुत दिक्कत आई, बहुत दिक्कत आई। तो आज सर मतलब लगभग मेरे ख्याल से 57 साल की एज में अगर आपको एक युवा चेतन को कुछ सलाह देनी हो तो क्या देंगे सर आप? जी, एक तो सलाह ये कि अपने पर्पस को जितना जल्दी हो सके आइडेंटिफाई, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। हाँ हाँ, वो पर्पस को, लाइफ का पर्पस को आइडेंटिफाई। एंड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, शेक्सपियर ने लिखा है कि हर बिल्कुल। चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सोना नहीं होती। तो चीजों को फेस वैल्यू पे शायद नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत, मतलब इट्स अमंग माय मिस्टेक्स एंड मैं ओपनली मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने जीवन में चीजों को कई बार फेस वैल्यू पे लिया, कि जैसा कहा जा रहा है उसको सच माना, और वो सच मानने से समस्या खड़ी हो गई जी। हाँ हाँ हाँ, समझ। और फिर क्या होता है कि किसी किसी प्रक्रिया में, किसी प्रकरण में क्या समस्या रही, इसको कोई नहीं देखता, रिजल्ट क्या आ रहा है इसको देखा जाता है। इसको देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो चीजों को नोट टू ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना हम लोग सर एक्चुअली हर मामले में। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वो समस्या देती है। थोड़ा सा सर संक्षेप में बात कर लें, बैंकिंग की बात हो गई, एनजीओ का जो आपका इंटरेस्ट है उसकी बात हो गई, लेकिन इसके अलावा और क्या अचीवमेंट्स आप मानते हैं अपने लाइफ के? केबीसी की भी बात हो गई, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से अवार्ड्स आपने जीते हैं या और क्या कुछ रहा, संक्षेप में अगर बात हो जाए उस पर भी। बैंकिंग में जो प्रतियोगिताएं, अंतर बैंक प्रतियोगिता, इंटर बैंक कॉम्पिटिशन्स जीते, वो अपनी जगह ही हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पे बेस्ट एम्प्लॉय कैटेगरी में समाज कल्याण विभाग में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने एक अवार्ड दिया। फिर मुझे लिखने पढ़ने का ऐसा बहुत आनंद आता। उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं किया, लेकिन अंग्रेजी और उर्दू और हिंदी तीनों ही भाषाओं को पढ़ने और कुछ हद तक लिखने का भी आनंद है। लिखने का काम पिछले 5-7 सालों से बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि समय ही नहीं होता, तो वो शायद पीछे छूट गया। लेकिन साहित्य पढ़ने का, लिखने का, और तीनों ही तरह के, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, तीनों का ही बहुत रुचि है। और ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं जिनको इस क्षेत्र में, जिनके साथ मैं परिचर्चा कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, उनका मेरे को बहुत आनंद आता है। बहुत खूब सर, मतलब एक तरह से आपकी हॉबीज की भी बात हो गई। सर 3 शब्द में अगर आपकी लाइफ को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे? मैंने जैसा बताया था, संतुलन, परिवर्तन और कर्म, या आजकल के बच्चे लोग कर्मा बोलने लगे हैं, उसको योग भी योगा हो गया है। तो ये चीज मैंने मतलब रियलाइज की कि आप में वाणी में, कर्म में, विचार में जो भी है वो वापस आएगा ही आएगा, ये तय बात है। हमको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि अमुक आदमी के जीवन में बहुत आनंद है, अमुक आदमी ने कुछ गलत किया तो भी बहुत मजे में, बट उसके अंदर क्या है वो तो हमें नहीं पता ना। तो एक चीजें संतुलन में हो, परिवर्तन को हम स्वीकार करें, और अपने कर्म के करते समय ये चीज को ध्यान रखें कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम
वो चीज को रियलाइज नहीं करें, नहीं समझे, वो एक बात दूसरी है। लेकिन वास्तविकता, यूनिवर्स के नियम, द रूल्स ऑफ यूनिवर्स, वो इस पे काम करते हैं। वहां पे जो भी एनर्जी हमने क्रिएट की है वो हमको, मतलब जो आम भाषा में बोले, जो बोया है सो काटना पड़ेगा, ये निश्चित है। वो निश्चित फॉर है, द बिल्कुल। टाइम बिंग हम संतुष्ट हो सकते हैं कि हमने अगले आदमी को बेवकूफ बना लिया, अगले आदमी को पता नहीं लगा, या वो वॉट एवर, बट जो जो बोया गया है वो तो कटेगा, ये तय। कटेगा, बिल्कुल ये बिल्कुल दो बिल्कुल। तीन चीजें समझ में कितना भी अपने आप को स्मार्ट समझ लें, लेकिन मतलब स्मार्ट तो एक ही है, और वो डेस्टिनी या गॉड जो भी आप कह लें। यस, जी वो शेक्सपियर ने कहा है ना, देयर इज ए डिविनिटी दैट शेप्स आवर डेस्टिनी। वो जी जी वो जी, चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने बताया लिखने पढ़ने का शौक बेशक आजकल ना रहा हो, लेकिन आप तब तक सोचें अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां। मैं चाहूंगा कि वो श्रोता भी हमारे सुन पाए। और तब तक मैं श्रोताओं को बता दूं कि सर ने बताया उद्भव विजन के बारे में, और अपने मैरिड लाइफ के बारे में भी सर ने बताया कि कितना बड़ा उनकी जीवन संगिनी का, मैम का, उनके पीछे रोल रहा है। तो हमारा एक प्रोग्राम आता है हमराही, उसमें हम सर और मैम के साथ जरूर बात करेंगे किसी न किसी दिन। और उद्भव विजन के बारे में अभी मैंने ज्यादा बातें इसलिए नहीं की क्योंकि हमारा एक और प्रोग्राम है संकल्प, उसमें हम दिल खोल करके सर से उद्भव विजन के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जी सर, तो पंक्तियां हो जाएं फिर आज आपकी ही लिखी हमारे श्रोताओं के लिए, और उसके बाद चलते चलते फिर आपका मैसेज भी हमारे श्रोताओं के लिए। जी जी संदीप भाई, मुझे बहुत कुछ तो याद नहीं आ रहा है। एक छोटा सा शेर याद मुझे आ रहा है, वो मैं साझा बिल्कुल कर देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, इरशाद और इरशाद सर। जी जी जी, अर्ज किया है कि हुए इस दिल को भी घुमा कैसे कैसे, हुए हम्म। इस दिल को भी इस घुमा बिल्कुल, कैसे कैसे, पत्थरों में भी नजर आए खुदा कैसे कैसे। वाह 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 वाह। और का शेर है कि वो जो एक बस्ती बसाने को कहता था, हम्म। वो जो एक जो बस्ती बस्ती बसाने बसाने को को कहता था, हम्म। उजाड़े उसने मोहब्बत के जहां कैसे कैसे। कैसे कैसे, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब सर। तो जबरदस्त। ये शेर मुझे याद आ गया, तो क्या बात है, मैंने गजब की लेखनी है सर आपकी। और जी हम तो यही चाहेंगे कि आपको वक्त मिले आपके इस उद्भव के शेड्यूल में, और आपकी लेखनी से कुछ और शानदार शायरियां निकलती रहें। बहुत शानदार रहा सर आपके साथ आज का ये पूरा प्रोग्राम, और आपकी जर्नी को समझना, आपकी बातों को जानना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कहीं ना कहीं जो आपने अपनी जिंदगी से सीखा है, आपकी जिंदगी का जो निचोड़ है, वो आपने इस एक कार्यक्रम में, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए भी रख दिया है। चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर का काम हो, या फिर आपके दृष्टिबाधित होने के दौरान या अभी तक के जीवन में जो कुछ आपने सीखा हो। तो अब सर मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देंगे अंत में। संदीप भाई, इस बहुत रुचिकर बातचीत के लिए आपका और रेडियो मधुबन का पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकूं, और आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैसेज देने जैसी हैसियत तो शायद मेरी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि जीवन में गलती करके तो हर आदमी सीखता है, लेकिन समझदार वो है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले और अपने जीवन को उसके अनुरूप ढाल सके। तो प्लीज लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। जरूरी नहीं है कि हर आदमी पत्थर से आग जलाने का सिलसिला शुरू करे और फिर वो गलतियां करके सीखे और तब तक उसका जीवन खत्म हो जाए। तो इट्स बिल्कुल बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक रादर देन कमिटिंग एंड लर्निंग फ्रॉम वंस ओन मिस्टेक्स। अपने स्वयं के जीवन में गलतियां करना और उनसे सीखने की बजाय अच्छा ये है कि दूसरों ने, और बहुत किताबों में और बहुत जगह बहुत इसमें चीजें ज्ञान मिल जाएगा, तो इट्स बेटर कि दूसरों की गलतियों से सीखा जाए तो जीवन में बहुत आगे तक जाया जा सकता। क्या बात है सर, बहुत खूब। बहुत बहुत आभार सर आपका समय देने के लिए, और दिल खोल करके अपने जीवन की बारीक से बारीक बात बताने के लिए। निश्चित रूप से हम सबको आज कुछ न कुछ सीखने को मिला है आज के इस कार्यक्रम से। तो श्रोताओं,
उम्मीद है आप सबको भी बातचीत अच्छी लगी होगी। तो फिर देर किस बात की, प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 9414151415 पर। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे किसी और शानदार, जानदार, असरदार मेहमान के साथ। धन्यवाद। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है।